नमस्कार, आप देख रहे हैं NY24 हिंदी चैनल। आज की तारीख है 14 अगस्त 2026, दिन है शुक्रवार। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि है। अब बात करते हैं अभिजीत मुहूर्त की। तो दोपहर के 11:59 से लेकर दोपहर के 12:52 तक का समय जो है वो आपके लिए अभिजीत मुहूर्त का यानी कि शुभ मुहूर्त का रहेगा। राहु काल की अगर बात की जाए तो सुबह 10:47 से लेकर दोपहर के 12:25 तक का समय जो है वो राहु काल का रहेगा। इस समय आपको कोई भी नया या शुभ काम करने से बचना चाहिए। हम नजर डालते हैं इस बुलेटिन की अहम और बड़ी खबरों की तरफ। सबसे पहली और अहम खबर की तरफ चलते हैं। डिजिटल रुपया, डीबीटी और संसदीय गतिरोध की अगर बात की जाए तो 14 अगस्त की बड़ी राजनीतिक हलचलें होने वाली है। 14 अगस्त 2026 को भारत सरकार चंडीगढ़ और दादरा व नगर हवेली में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत डिजिटल रुपये आधारित डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी की एक ऐतिहासिक शुरुआत करने जा रही है, जिसमें खाद्य सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के डिजिटल वॉलेट में पहुंच जाएगी। दूसरी ओर राष्ट्रीय राजनीति में विभाजन व भिक्षा समिति दिवस के कार्यक्रमों के बीच में संसद के मानसून सत्र में भी भारी सरगर्मी रही है, जहां नीट परीक्षा विवाद व अन्य ज्वलंत मुद्दों पर केंद्रीय मंत्रियों के इस्तीफे की मांग को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तीखी राजनीति जो है रस्साकसी और गतिरोध लगातार जारी रहा है। वहीं दूसरी तरफ लाल किले पर 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। वंदे मातरम के 150 साल का जश्न भी होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खास विजन भी नजर आएगा। भारत 15 अगस्त को अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, जिसकी अगुवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से करेंगे। इस बार समारोह में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने और विकसित भारत 2047 के लिए युवा शक्ति पर विशेष जोर दिया जाएगा। कार्यक्रम में करीब 27,000 मेहमान शामिल होंगे, जिसमें युवा आविष्कारक, छात्र और उद्यमी भी होंगे। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच में मेट्रो सेवा सुबह 4 बजे से शुरू होगी। QR कोड वाले निमंत्रण पर मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। समारोह में MI 17 हेलीकॉप्टर से फूलों की पंखुड़ियां बरसाई जाएंगी, जबकि बारिश की स्थिति में मेहमानों के लिए पोंचों की व्यवस्था भी की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए यूपी नीट यूजी काउंसलिंग 2026 की, तो रजिस्ट्रेशन और फीस जमा करने की आज आखिरी तिथि है। तो आज आखिरी मौका है आपके पास। अगर आप उत्तर प्रदेश नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के पहले चरण में शामिल होने जाते हैं, तो पंजीकरण के लिए और सुरक्षा शुल्क के लिए भुगतान करने के लिए आज अंतिम तिथि है। महानिर्देशालय शिक्षा और परीक्षण की आधिकारिक वेबसाइट यानी कि upneet.government.in पर जाकर योग्य एलिजिबल कैंडिडेट शाम तक अपना आवेदन और एप्लीकेशन जमा कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद काउंसलिंग विंडो जो है बंद कर दी जाएगी। केवल रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स को ही आगे चॉइस फिलिंग और सीट आवंटन की प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर मिलेगा। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। राहुल गांधी का पीएम नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला, बोले उन्हें रात में सोने नहीं देंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को बीजेपी और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष अब अपनी आवाज उठाना शुरू कर चुका है और इसे रोका नहीं जा सकता। राहुल गांधी ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जब तक चैन से नहीं सो पाएंगे, जब तक वे अपने पदों से इस्तीफा नहीं देते। तो उन्होंने सरकार पर देश की संस्कृति और मूल्यों के खिलाफ काम करने, विदेश नीति को कमजोर करने और चीन के मुद्दों पर देश को नुकसान पहुंचाने के आरोप भी लगाए हैं। राहुल ने कहा कि विपक्ष बिना नफरत और हिंसा के देश की मूल भावना, भाईचारे और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेगा। वहीं दूसरी तरफ NCERT में 1596 और CBSE में 933 पद खाली पड़े हैं। संसदीय समिति ने उठाए सवाल। संसदीय समिति ने NCERT और CBSE में बड़ी संख्या में वैकेंट सीट्स होने की चिंता जताई है। रिपोर्ट्स के अनुसार अक्टूबर 2025 तक NCERT में 2,844 स्वीकृति पदों से 1,248 पद जो है भरे गए थे, जबकि 1,596 पद खाली रह गए थे। वहीं CBSE की अगर बात की जाए तो 2,117 स्वीकृत पदों में से 933 पद रिक्त पड़े हैं, जो करीब 44% है। समिति ने शिक्षा मंत्रालय और CBSE को भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी करके खाली जो जगह है उसे भरने की सिफारिश की है। रिपोर्ट में CBSE के बढ़ते दायरे का उल्लेख भी किया गया है, जहां संबंधित स्कूलों की संख्या 92-93 के 3,787 से बढ़कर 24 और 25 सेशन में 31,234 हो गई है।
अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश सरकार की अगर बात की जाए तो स्कूलों में बेटियों को गरिमा के साथ साथ मिलेगी सुविधा, मास्टर ट्रेनर तैयार करेंगी योगी सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूलों में छात्रों के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल सुनिश्चित करने के लिए मासिक धर्म स्वास्थ्य व स्वच्छता को लेकर सभी 75 जिलों के मास्टर ट्रेनर तैयार करने की पहल शुरू कर दी है। राज्य स्तरीय 2 दिवसीय परीक्षण में प्रत्येक जिले में से कर 3 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया जा सकता है और 13 अगस्त को 37 जिलों के 111 प्रतिभागियों का परीक्षण होगा, जबकि 14 अगस्त को शेष जिलों में 112 प्रतिभागियों का परीक्षण किया जाएगा। परीक्षण में सैनिटरी पैड के साथ साथ सुरक्षित टॉयलेट, पानी, साबुन और उचित निस्तारण, गोपनीय जागरूकता जैसी व्यवस्थाओं पर जोर दिया जाएगा ताकि मासिक धर्म के कारण किसी भी छात्रा की शिक्षा जो है वो प्रभावित ना हो। वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार की निर्यात नीति से किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है। निवेश की नई लहर दौड़ पड़ी है। उत्तर प्रदेश की नई निर्यात नीति के लागू होने के बाद अप्रैल और मई 2026 में प्रदेश का निर्यात 84.5% बढ़ गया, जबकि इसकी अवधि में देश का कुल निर्यात 6.3% तक बढ़ा है। राष्ट्रीय निर्यात में यूपी की हिस्सेदारी 8.1% से बढ़कर 14% हो गई है। प्रदेश 5वें और तीसरे स्थान पर पहुंच गया। नीति के चलते नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना, मौजूदा संयंत्रों के विस्तार से निवेश व रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। ईएनए और ग्रेन आधारित उत्पादन की मांग बढ़ने से चीनी मिलों के शीरे और अनाज की खरीद में इजाफा हुआ है, जिससे किसानों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। सरकार के अनुसार अप्रैल से लेकर जुलाई 2026 के दौरान यूपी की इकाइयों ने अन्य राज्यों को 1.64 करोड़ अधिक बोतलें भेजी है, जो पिछले साल की तुलना में 45.7% ज्यादा है। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पैकेट फूड पर वार्निंग लेबल लगाओ, ज्यादा चीनी, नमक और फैट की जानकारी दो। सरकार ऐसा नहीं करती तो हम आदेश देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पैकेट फूड प्रोडक्ट्स पर ज्यादा चीनी, नमक, फैट की जानकारी देने की वार्निंग लेबल को लेकर केंद्र सरकार और एफएसएसएआई को सख्त निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार इस मामले में फैसला नहीं लेती तो अदालत खुद आदेश जारी कर देगी। सुप्रीम कोर्ट ने नमकीन, बिस्किट, चिप्स जैसे उत्पादों पर स्पष्ट पोषण चेतावनी की जरूरत पर जोर देते हुए पूछा कि सरकार अब तक इस दिशा में क्या कदम उठा पाई है। अदालत ने यह भी सवाल किया कि क्या सरकार पर कोऑपरेटिव घरानों का दबाव है। कोर्ट ने कहा कि उसका उद्देश्य जनता के हित में काम करना है और करीब 6 महीने पहले ही सरकार व एफएसएसएआई से पैकेट फूड पर वार्निंग लेबल लगाने पर विचार करने को कह चुका है। अब बात करते हैं वेदर अपडेट की। तो भारी मानसून का अलर्ट जारी हो गया। 14 अगस्त को दिल्ली, यूपी समेत 15 राज्यों में भारी बारिश के लिए चेतावनी दी गई है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 14 अगस्त 2026 को देश के मानसून के लिए अधिक सक्रिय रहने के कारण दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल सहित 15 से अधिक राज्यों में छमाछम बारिश, तेज हवाएं, आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अधिक बारिश की चेतावनी दी है, जबकि उत्तर पश्चिम भारत में 45 से 60 किलोमीटर प्रति रफ्तार से हवाएं चलने और वज्रपात की आशंका जताई गई। इससे तापमान में गिरावट आने के साथ साथ लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत भी मिलेगी। दूसरी तरफ अगर हिमाचल की बात की जाए तो हिमाचल में फिर से बिगड़ेगा मौसम। 14 अगस्त को भारी से बहुत भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश में अगले 7 दिनों तक मौसम सक्रिय रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने 14 अगस्त को बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जबकि सिरमौर और मंडी के कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना भी है। 17 और 18 अगस्त को भी कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। किन्नौर और लाहौल स्पीति में 13 से लेकर 19 अगस्त के बीच में तेज हवाएं चलने की संभावना है। भारी बारिश के कारण लैंडस्लाइडिंग, फ्लैश फ्लड, जल भराव और सड़कों पर फिसलन का खतरा बढ़ सकता है। मौसम विभाग ने लोगों को नदी नालों, संवेदनशील इलाकों से दूर रहने और मौसम संबंधी अलर्ट पर नजर रखने की सलाह दी है। अगली बड़ी खबर नेपाल से आ रही है, जहां हिंदू राष्ट्र की मांग चल रही है। 13 सूत्री वार्ता ने बदला नेपाल की सियासत का एजेंडा। अब केवल सड़कों पर सीमित नहीं है मामला। सुनसरी हिंसा के बाद नेपाल में हिंदू राष्ट्र की मांग अब राजनीतिक स्तर पर पहुंच गई है। जनकपुर में गृह मंत्री मदन और हिंदू संगठनों के बीच में हुई 13 सूत्री वार्ता में 3 महीने के भीतर सर्वदलीय बैठक बुलाकर हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर चर्चा को आगे बढ़ाने पर सहमति बन गई है। वार्ता में धार्मिक आयोजनों में हथियारों, लाउडस्पीकरों पर नियंत्रण, धार्मिक संस्थानों की फंडिंग की निगरानी, नागरिकता की जांच, नफरत फैलाने वालों पर कार्रवाई जैसे मुद्दे शामिल हैं। समझौते के बाद संयुक्त हिंदू मोर्चा ने अपनी आंदोलन के लिए सभी कार्यकर्ता जो है वो संगठित करने की बात कही है।
बढ़ते हैं इस बुलेटिन की अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो गृह मंत्री पर विफ्री प्रियंका बोली, आज भी वंदे मातरम गाने आए थे। खरगे बोले कि ये लोकतंत्र तबाह कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह की संसद में अनुपस्थिति को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूरा मानसून सत्र बीत गया, लेकिन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सदन में मौजूद नहीं रहे। आखिरी दिन सिर्फ वंदे मातरम गाने पहुंचे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री व गृह मंत्री को सदन में आकर विपक्ष की बात सुननी चाहिए। जयराम रमेश ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, मौजूदा नीट मुद्दे की तुलना व्यापम विवाद से की है। वहीं अगली बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। हमले के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने सुखबीर सिंह बादल का जाना हाल, सीएम फडणवीस ने दिए जांच के आदेश। महाराष्ट्र के नांदेड़ में सुखबीर सिंह बादल पर हुए हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी पत्नी हरसिमरत कौर बादल से फोन पर बात करके उनका हाल जाना है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुलिस से घटना की जानकारी लेकर हमले के मकसद और सुरक्षा में हुई चूक की गहन जांच के निर्देश दिए। पुलिस ने हमलावर जसपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया, जबकि हमले को रोकने की कोशिश में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ था। दोनों घायलों की हालत जो है वो स्थिर बताई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ ओवैसी पर जानलेवा हमला मामला सामने आया है। हापुड़ कोर्ट में हुई सांसद की गवाही, हिंदू संगठनों और भाजपाइयों की रही भीड़। AIMIA प्रमुख और सांसद असुद्दीन ओवैसी गुरुवार को हापुड़ की अदालत में जानलेवा हमले के मामले में गवाही देने पहुंचे थे। उनकी सुरक्षा के लिए कचहरी परिसर में भारी पुलिस बल तैनात थी, जबकि हिंदू संगठनों और बीजेपी कार्यकर्ताओं की भीड़ भी जुट गई, जिन्हें पुलिस पर परिसर से बाहर किया गया। ओवैसी की गवाही पूरी हो गई और लेकिन मामले में अभी भी करीब 40 से 45 की गवाही बाकी है। अगली सुनवाई जो है 8 सितंबर 2026 को होगी। अब बात कर रहे हैं एयर इंडिया की। एयर इंडिया फुकेत दिल्ली टर्बुलेंस मामले में जल्द आएगी अंतिम रिपोर्ट। फुकेत दिल्ली एयर इंडिया की उड़ान A12379 में टर्बुलेंस मामले की AAIB की अंतरिम रिपोर्ट 1 महीने से पहले आने की उम्मीद है। 36,000 फीट की ऊंचाई पर विमान ने अचानक 300 फीट नीचे आने से करीब 24 लोग घायल हुए थे। जांच में FDR CVR सुरक्षित कर लिए गए हैं। उनके विश्लेषण में तेजी लाई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक उड़ान के मुख्य पायलट का दूसरा डोप टेस्ट भी पॉजिटिव आया। एयर इंडिया व एयर इंडिया एक्सप्रेस अपने सभी पायलटों की साइक्रो एक्टिव पदार्थों की जांच कराएगी। अब बात करते हैं पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह की। हरभजन सिंह ने बताया कि उन्होंने आप पार्टी क्यों छोड़ दी है। बोले कि मेरे सुझावों को गंभीरता से नहीं लिया जाता था। पूर्व भारतीय क्रिकेटर और भाजपा नेता हरभजन सिंह ने आम आदमी पार्टी को छोड़कर भाजपा में शामिल होने की वजह बताई है। उन्होंने कहा कि आप में उनके सुझावों को गंभीरता से नहीं सुना जाता था। जिस उद्देश्य से वे राजनीति में आए थे वह पूरा नहीं हो रहा था। गद्दार कहे जाने पर हरभजन सिंह ने निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी बदलने का फैसला उन्होंने अपने राजनीतिक व जनहित के उद्देश्य को ध्यान में रखकर लिया है। वहीं अगली बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां खनिज पर केंद्र सरकार का वो बिल जिसके खिलाफ झारखंड सीएम ने किया आंदोलन का ऐलान। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खान और खनिज संशोधन विधेयक 2026 के खिलाफ राज्यव्यापी आंदोलन का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि खनिज और जमीन झारखंड की है, इसलिए राज्य के अधिकारों का फैसला दिल्ली से नहीं होना चाहिए। सोरेन ने आरोप लगाया कि नए बिल से राज्य सरकारों के खनिज अधिकारों पर टैक्स, सेस या शुल्क लगाने की शक्ति जो है सीमित होगी। इससे झारखंड की सामाजिक कल्याण योजनाओं पर असर पड़ सकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि बिल वापस नहीं लाया गया तो हर जिले, प्रखंड और पंचायत में जोरदार विरोध किया जाएगा। अब बात करते हैं जियो की। तो रिलायंस जियो का 70 रुपए वाला नया प्लान आ गया है। मात्र 70 रुपए में 3 GB डेटा मिलेगा और फ्री सोनी लिव मिलेगा। रिलायंस जियो ने अपने ग्राहकों के लिए एक नया और किफायती मात्र 70 रुपए का प्रीपेड डाटा एड ऑन प्लान पेश किया है, जिसके तहत यूजर्स को 5 दिनों की वैलिडिटी के साथ साथ 3 GB हाई स्पीड डेटा दिया जाएगा। इस प्लान की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें बिना किसी अधिक शुल्क के 30 दिनों के लिए सोनी लिव का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलता है, जिसका आनंद यूजर जियो टीवी ऐप के जरिए ले सकते हैं। ध्यान दें कि ये एक डेटा ओनली पैक है, तो जिसका इस्तेमाल करने के लिए आपके नंबर पर एक्टिव बेस प्लान होना जरूरी होगा। अब बात करते हैं फ्लिपकार्ट की। तो फ्लिपकार्ट सेल में आधे दाम पर एसर गेमिंग लैपटॉप RTX 3050 इंटेल i5 और 16 GB रैम के साथ आपको मिल जाएगा। फ्लिपकार्ट फ्रीडम सेल 2026 में एसर एस्पायर 7A71579Z को 71,990 रुपए में लिस्ट किया गया है। इसके 15.6 इंच फुल HD स्क्रीन है, 144
HZ डिस्प्ले मिल जाएगी, 16 GB रैम मिल जाएगी, 512 GB SSD मिलेगी। NVIDIA RTX 3050 ग्राफिक कार्ड मिलता है। ये कैजुअल गेमिंग, वीडियो एडिटिंग और रोजमर्रा के हैवी कामों के लिए अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। उपलब्ध ऑफर के साथ साथ आपको SBI और एक्सिस बैंक की अगर बात की जाए तो कार्ड से कैश बैंक और इसके साथ कैशबैक भी आ सकता है। इसके साथ साथ आपको एक्सचेंज बोनस का लाभ भी मिल सकता है। अगली बड़ी खबर उत्तराखंड से आ रही है, जहां चमोली में निर्माणाधीन टनल में हादसा हो गया। मलबा पानी घुसने से 18 मजदूर फंस गए। उत्तराखंड के चमोली जिले में विष्णुघाट पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना के निर्माणाधीन टनल में अचानक भारी मलबा और पानी घुसने से बड़ा हादसा हो गया। घटना में करीब 18 मजदूर जो है वो अंदर फंस गए हैं। 18 के घायल होने की जानकारी मिली है। राहत व बचाव टीमों में तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसमें अब तक 2 मजदूरों को बाहर निकाल दिया गया और उन्हें अस्पताल भी पहुंचाया गया है। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। त्योहारों में यूपी बिहार जाने वाले यात्रियों को सीट मिलना होगा आसान। रेलवे ने तैयार किया है प्लान। त्योहारी सीजन में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे बोर्ड करीब 3200 लंबी दूरी की मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में 24 कोच वाली रैक लागू करने की तैयारी कर रहा है। नई व्यवस्था में कम से कम 6 से 8 स्लीपर, 4 जनरल कोच रखने होंगे, जिसमें हर ट्रेन में 350 से ज्यादा सीटें बढ़ सकती हैं। रेलवे का लक्ष्य ज्यादा भीड़ वाली ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाकर वेटिंग लिस्ट कम करना और कंफर्म टिकट की संभावना को बढ़ाना। हालांकि 24 कोचों वाली ट्रेनों के लिए कुछ स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म और सिग्नल व्यवस्था में बदलाव करने की जरूरत पड़ सकती है। वहीं अब बात करते हैं खेल जगत की। पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज विनय कुमार बने कर्नाटक टीम के हेड कोच। कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ ने पूर्व भारतीय खिलाड़ी विनय कुमार को आगामी घरेलू सीजन के लिए टीम का नया हेड कोच नियुक्त कर लिया। 42 वर्षीय विनय कुमार येरे गौड की जगह लेंगे, जबकि पूर्व बल्लेबाज दीपक चौगुले को फील्डिंग कोच बनाया गया। विनय ने 2021 में क्रिकेट के से संन्यास के बाद कोचिंग और टैलेंट स्काउटिंग में काम किया था। कर्नाटक रणजी ट्रॉफी 2026 में 11 अक्टूबर को आंध्र के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगा। वहीं दूसरी तरफ गौतम गंभीर को लेकर अब हरभजन सिंह ने दिया बड़ा बयान। बोले, पुराने दिनों को याद किया है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर का बचाव करते हुए उनकी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि खराब प्रदर्शन के लिए हर बार कोच को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है। गंभीर हमेशा टीम को प्राथमिकता देने वाली जुनूनी खिलाड़ी रहे हैं। हरभजन ने कहा कि गंभीर स्पष्टवादी है। उनकी बातें कुछ लोगों को कड़वी लग सकती है, लेकिन वे सच बोलते हैं। उन्होंने पुराने दिनों को याद करते हुए बताया कि गौतम गंभीर युवा खिलाड़ियों के तौर पर वीरेंद्र सहवाग, अमित मिश्रा और मुनाफ पटेल के करीब थे। बात करते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। बीसीआई का बड़ा फैसला। सीजीआई सूर्यकांत का विरोध करने वाले NALSAR 2026 के विधि स्नातकों का नामकरण पर रोक लगा दिया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि BCI ने सभी स्टेट बार काउंसिलर को एंड नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के 2026 ग्रेजुएट का एडवोकेट के तौर पर एनरोलमेंट अगले आदेश तक रोकने के निर्देश दिए। ये कदम सीजीआई सूर्यकांत के यूनिवर्सिटी कन्वोकेशन में शामिल होने के विरोध में हुए कैंपेन की जांच के बाद उठाया गया है। BCI ने नालसर के वाइस चांसलर से 3 दिन में प्रमाणित रिपोर्ट मांगी है, जिसमें कैंपेन में शामिल होने वाले लोगों और उनकी भूमिकाओं की जानकारी देने की बात कही गई है। BCI रिपोर्ट मिलने के बाद 19 अगस्त को अपने आगे का फैसला लेगा। अब बात करते हैं सीवान गोलीबारी कांड पर। 19 अगस्त को तेजस्वी यादव करेंगे लोक भवन मार्च। बोले, बिहार को पुलिस स्टेट नहीं बनने दिया जाएगा। सीवान में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कथित AK-47 गोलीबारी के मुद्दे को लेकर बिहार में सियासी घमासान तेज हो गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 19 अगस्त को पटना में विशाल लोक भवन मार्च निकालने का ऐलान किया। उन्होंने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे निहत्थे छात्रों पर गोली चलाना लोकतंत्र पर हमला है। उन्होंने सवाल उठाया कि फायरिंग का आदेश किसने दिया था। तेजस्वी ने कहा कि RJD बिहार को किसी भी हालत में पुलिस स्टेट नहीं बनने देगा। नजर डालते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। चांद पर पहुंचेगा पाकिस्तान का जिना-1। चीन के साथ मिलकर 2029 में भेजे गए रोवर। पाकिस्तान ने अपने पहले लूनर रोवर का नाम जिना-1 रखा है। पाकिस्तान के अंतरिक्ष एजेंसी सुप्रेको के मुताबिक इस रोवर को 2029 में चीन के यांग E8 मिशन के साथ चांद पर भेजे जाने की तैयारी है। जिना-1 चांद के दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र में वैज्ञानिक शोध करेगा। मिशन के दौरान चांद की सतह प्लाज्मा रेडिएशन का अध्ययन किया जाएगा। इसके अलावा भविष्य में चंद्र
अभियानों और लंबे समय तक मानव गतिविधियों की संभावनाओं से जुड़े प्रयोग भी किए जाएंगे। रोवर के नाम के लिए पाकिस्तान में सार्वजनिक प्रतियोगिता करवाई जा रही थी, जिसमें 4000 से ज्यादा सुझाव आए थे। अगली बड़ी खबर नेपाल से आ रही है। नेपाल लौटे शेर बहादुर देउबा, पीएम बालन शाह के सामने 3 बड़ी चुनौतियां नजर आ रही हैं। नेपाल में जनजी आंदोलन के बाद राजनीतिक हालात तेजी से बदल रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के नेपाल लौटने के बाद देश की राजनीति में नई हलचल देखने को मिल रही है। इस बीच प्रधानमंत्री बालन शाह के सामने सरकार को स्थिर करने, जनता का भरोसा कायम रखने की बड़ी चुनौतियां हैं। उन्हें राजनीतिक अस्थिरता को निपटाने के साथ साथ युवाओं की मांगों को पूरा करना होगा। इसके अलावा अर्थव्यवस्था को संभालना और प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करना भी उनकी सरकार के लिए चुनौती भरा हो सकता है। वहीं अगली बड़ी खबर भोपाल से आ रही है। आवासीय क्षेत्रों में कारोबार पर कार्रवाई को लेकर पटवारी का सीएम को पत्र, बोले नया मास्टर प्लान लाएं सरकार। भोपाल में आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीत पटवारी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखा है। पटवारी ने करीब 1800 नोटिस जारी होने का दावा करते हुए कहा कि इससे हजारों परिवारों की आजीविका और छोटे कारोबार प्रभावित हो सकते हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए सरकार से नया मास्टर प्लान लाने और वर्षों से कारोबार कर रहे लोगों को राहत देने की मांग भी की है। अब बात करते हैं जम्मू रेलवे स्टेशन ब्लास्ट की। तो 35 साल से फरार आतंकी को गिरफ्तार कर लिया गया। पहचान बदलकर बना था बिजनेसमैन। जम्मू रेलवे पुलिस ने 1991 में जम्मू रेलवे स्टेशन पर बम ब्लास्ट मामले में 35 साल से फरार एक आरोपी अताफ हुसैन शेख को गिरफ्तार कर लिया। 2 अप्रैल 1991 को प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हुए विस्फोट में 2 अर्धसैनिक जवानों समेत 3 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 18 नागरिक घायल हुए थे। घटना के बाद अतवाक फरार था और अपनी पहचान छिपाकर बिजनेसमैन के तौर पर रह रहा था। पुलिस ने पिछले 2 वर्षों में उसकी नई पहचान ढूंढ ली और ठिकानों को लेकर खुफिया जानकारी भी जुटाई। आखिरकार उसे गिरफ्तार करके 13 अगस्त को टांडा कोर्ट में पेश किया गया है। अब बात करते हैं सीएम मोहन यादव की। तो सीएम मोहन यादव 14 अगस्त को बड़वानी में शिकायतों की समीक्षा के साथ साथ किसानों और उद्यमियों से करेंगे संवाद। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 14 अगस्त को बड़वानी में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत जिला स्तरीय समाधान कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। जनता की शिकायतें व आवेदनों के निराकरण की समीक्षा करेंगे। वे शासकीय स्कूल में मैथ्स पार्क, ICT लैब, अटल टर्निंग लैब, स्मार्ट क्लास का निरीक्षण भी करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसानों, किसान संगठनों, उद्यमियों और उत्कृष्ट विद्यार्थियों से संवाद करके कृषि व खाद्य प्रसंस्करण, एग्रो इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स व अन्य क्षेत्रों पर चर्चा भी करेंगे। ये थी अब तक की मुख्य और बड़ी खबरें। ऐसी और खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपसे आने वाली खबरें मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, सुरक्षित रहें, हम यही दुआ करते हैं। धन्यवाद।